तो ये जो एक और नई रिपोर्ट आई है चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस से, जिसकी ज़ुबैर साहब ने ज़िक्र अभी किया, और वो इसलिए ज़रूरी है कि आईएमएफ का हमने जवाब मांगा, आईएमएफ का जवाब नहीं मिला। जो ये रिपोर्ट है, जो ये पिक्चर पेंट करती है, वो आईएमएफ की रिपोर्ट से भी भयानक है। और दूसरी जो कल एनएफसी की मीटिंग है, ये एनएफसी एक इतना इम्पॉर्टेंट इशू है और इस पर इतना प्रोपेगेंडा होता है कि इस पे भी कुछ फैक्ट्स, कुछ दलाइल देना जो हैं वो बड़े ज़रूरी हैं। लेकिन इन दोनों से पहले मैं एक जो अभी मैं तैयारी करते हुए टीवी ऑन था, वहाँ पे मैं देख रहा था, तो एक कोई इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है अल अरबी, हसन अल अरबी, वो स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दे रहे थे। तो उन्होंने अभी एक नई वजह ढूंढ ली थी, क्योंकि उनसे पूछा जा रहा था कि ये खान साहब से आप मुलाकातें क्यों नहीं करा रहे। तो उन्होंने कहा जी वो असल में खान साहब जो है वो तालिबान के बड़े सिंपथाइज़र हैं, तो इसलिए मतलब वो यूके के चैनल को कह रहे थे, तो वहाँ कभी खान साहब इजराइल के सिंपथाइज़र हो जाते हैं, कभी खान साहब तालिबान के सिंपथाइज़र हो जाते हैं, कभी आप कहते हैं कि जी प्रोसीजर के मुताबिक जाएं, जो लिस्ट सलमान राजा दे, कभी आप कहते हैं कि जेल सुपरिटेंडेंट की मर्जी है, कभी आप कहते हैं कि सियासी बयानियाँ वो देते हैं। यार फैसला तो कर लें कि आपका स्टांस क्या है। ना ये दुनिया इतनी बेवकूफ़ है, ना वो न्यूज़ चैनल्स इतने बेवकूफ़ हैं, और वो इंटरव्यू सुनते हुए तकलीफ़ इसलिए हो रही थी कि अपने आप को तो वो बेवकूफ़ बना रहे थे, लेकिन इमेज पाकिस्तान का ही ख़राब होता है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन जाते हैं और वहाँ जो दुनिया के सबसे बड़े चैनल के जो एंकर्स हैं वो हंस रहे होते हैं, वो भी कह रहे हैं आपने सब कुछ कह दिया, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि इमरान खान की मुलाकातें 5-6 हफ्तों से क्यों बंद हैं, जो सारी ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस के ख़िलाफ़ हैं। अच्छा जी, ये पॉइंट हो गया। अब ज़रा ये आते हैं, ये जो एनुअल रैंकिंग है चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस की, जिसमें पाकिस्तान ने माशाल्लाह 120 ममालिक में 109वीं पोजीशन हासिल कर दी है। शुक्र है कि 11 ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान से नीचे कम अज़ कम अभी तक हैं, लेकिन जब मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान से ऊपर हैं, तो वो भी आपके जो हैं वो बिल्कुल आंखें खुल जाएंगी। और ये भी देख लें कि ये जो 109वीं पोजीशन है, ये अभी 109 पे पहुंची है। पिछले साल 104 थी, 2022 में 93वीं पोजीशन थी, 3 साल में 93 से 109 पे हम गए हैं। ये कौन सी रिकवरी है पाकिस्तान की जो हो रही है, जो सिर्फ नीचे जाती है? रिकवरी के लिए ऊपर जाना पड़ता है। 7 ये इंडिकेटर्स देखता है, 7, और 7 इंडिकेटर्स में जो गवर्नेंस के इंडिकेटर्स हैं, और ये एक गैर जानबदार इदारा है जिसमें ब्यूरोक्रेसी के एक्सपर्ट्स, एकेडमिक्स, गवर्नेंस के एक्सपर्ट्स, पॉलिटिशियंस, ये यूएन एजेंसीज के लोग, इन्होंने मिलकर बनाया है। हर साल ये रिपोर्ट छाया होती है। पूरे साउथ एशिया में पाकिस्तान की पोजीशन सबसे नीचे है, पूरे साउथ एशिया में। साउथ एशिया में अगर आप देख लें, इंडिया की 72वीं पोजीशन, बांग्लादेश की 95, नेपाल की 101, श्रीलंका की 99, इन सब से पीछे। नेपाल में जो हुआ है, बांग्लादेश में जो हुआ है, इसके बावजूद पाकिस्तान इन सब से पीछे। बांग्लादेश की 95। लेकिन ये भी देख लें, ये ममालिक देख लें, हम बड़े अपने आप को कहते हैं, ये सारे तकरीबन सिवाय 1-2 के वो ममालिक समझे जाते हैं जिनको अंग्रेज़ी में बास्केट केस कहा जाता है। ज़्यादातर अफ्रीका के ममालिक हैं, या साउथ ईस्ट एशिया में कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे जंगें हुई हैं, या मॉरिशस 51, रुआंडा जहाँ 20-25 साल पहले खाना जंगी हुई थी 59, बोट्सवाना 61, साउथ अफ्रीका 77, टैंजानिया 78, इजिप्ट 81, कैम्बोडिया 82, सेनेगाल 83, गाना 86, आइवरी कोस्ट 90, नमीबिया 90, अल्जीरिया 90, बेनीन नाम भी नहीं सुना होगा, अफ्रीका में एक छोटा सा मुल्क है,
93, केन्या 94, बांग्लादेश 95, टूनीजिया 96, ग्वाटेमाला 97, युगांडा 98, श्रीलंका 99, लेओस 103, ज़ैम्बिया 104, कैमरून 105, मलावी 106, इथियोपिया 108। ये पाकिस्तान की हाल है। आप प्राइम मिनिस्टर को रुलाएंगे बस। लेकिन देखिए यहां पे कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये पिक्चर पेंट करना जो है वो जरूरी है। ये अगर आप सब इंडिकेटर्स में भी जाएं, और ये जो पिछले 3 साल में हुआ है वहां पे देख लें, रूल ऑफ लॉ में जो पहला सब इंडिकेटर है पाकिस्तान 93वें नंबर पे है माशाल्लाह, और उसके नीचे जो सब इंडिकेटर्स हैं रूल ऑफ लॉ पे कि कानून की अमल दरामद कैसे होती है 109 की पोजीशन है, ट्रांसपेरेंसी पे 100वें नंबर की पोजीशन है, लीडरशिप, एथिकल लीडरशिप यानी आपकी लीडरशिप की वैल्यूज क्या है 99वीं पोजीशन है, स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटाइजेशन यानी लीडरशिप में अकल कितनी है 110वीं पोजीशन है, फाइनेंशियल स्टूवर्डशिप गवर्नमेंट डेट कर्जों के हालात 103वीं पोजीशन, बजट सरप्लस 111वीं पोजीशन, कंट्री रिस्क प्रीमियम जिससे जो है जो इन्वेस्टर ये जानेंगे कि हमें यहां पे जाना चाहिए या नहीं 108वीं पोजीशन, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ पे आए जहां पे पाकिस्तान पिछले 3 साल में 14 पोजीशन कम होकर 106 पोजीशन पे आ चुका है, कोऑर्डिनेशन यानी मुख्तलिफ इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या है 114वीं पोजीशन, इम्प्लीमेंटेशन 109वीं पोजीशन, ब्यूरोक्रेसी का हाल 98वीं पोजीशन, और ये जो 27वीं तरमीम अभी आई है ये तो चूंकि रिपोर्ट अभी शाया हुई है, ये अगले साल इसका आप हाल फिर देखेंगे कि जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी पे मजीद क्या हाल। ग्लोबल इन्फ्लुएंस इसमें आप देखें नेशन ब्रांड यानी पाकिस्तान की इज्जत 100वीं पोजीशन, पासपोर्ट स्ट्रेंथ 120 में से 120वीं पोजीशन, अट्रैक्टिव मार्केट प्लेस फिर अगला जो सेगमेंट है उसमें आप देख लें अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स 97वीं पोजीशन, लॉजिस्टिक्स यानी कि कैसे जो है वो मुल्क के अंदर जो है वो माल हो सकता है। आप देखते हैं कि हर बार फॉर एग्जांपल जब आटे का क्राइसिस होता है तो पंजाब अपने बॉर्डर जो है वो बंद कर देता है, बाकी पाकिस्तान में आटा नहीं जा सकता, 108वीं पोजीशन। और ये एंड में क्योंकि इसका एनएफसी से ताल्लुक है इसलिए मैंने ये आपको पहले कहा, एक फैक्टर है हेल्पिंग पीपल राइज, कि आप अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। एजुकेशन 120 ममालिक में 118वीं पोजीशन, थर्ड लास्ट, यानी आपको एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए एजुकेशन पे बड़ा पैसा स्पेंड करना है। हेल्थ 97वीं पोजीशन 97, पर्सनल सेफ्टी 72वीं पोजीशन, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस जो स्मॉग का हाल है 110, जेंडर गैप यानी खवातीन के लिए क्या होता है 119वीं पोजीशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन यानी सब जो सिटीजन्स हैं उनका एक ही हाल है 113वीं पोजीशन, प्राइस स्टेबिलिटी 106। ये हाल है एक मुल्क का जो कि इंप्रूव हो रहा है। इससे इसका जवाब कौन देगा? आपने आईएमएफ का जवाब नहीं दिया। ये जो रैंकिंग पिक्चर पेश कर रही है और जो हर इंडिकेटर में पाकिस्तान नीचे जा रहा है, वहां तो आपने कहा कि ये हमारी गवर्नमेंट से इसका ताल्लुक नहीं है था। ये तो 2025 की रैंकिंग्स है और 2024 की भी मौजूद है और 23 की भी मौजूद है। इसके बाद आप क्या कहेंगे पाकिस्तान के लोगों को? लेकिन अब जरा आते हैं एनएफसी पे, क्योंकि ये एनएफसी जो है देखें ये दुनिया में वो, मैं ज़रा अपने नोट्स जो है वो निकाल दूं, मैंने वहाँ पे कुछ फिगर्स जो हैं वो डालें। दुनिया में कोई भी मुल्क वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उसका जो बंटवारा होता है वो एनएफसी के थ्रू होता है। जो फेडरल गवर्नमेंट और सूबों के दरमियान या स्टेट्स के दरमियान जो बंटवारा होता है वो एनएफसी के थ्रू होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे वफाकी गवर्नमेंट के लोगों का ये हाल है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों या इस हुकूमत में सियासतदान हो, उन्हें फेडरेशन यानी वफाक का मतलब ही नहीं पता।
वो अक्सर कहते हैं कि जी वफाक कंगाल है, सूबों के पास पैसे बड़े हैं। वफाक जो है ना, वफाक ये पाकिस्तान के चारों सूबे हैं। जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं वो वफाकी हुकूमत है, वो फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरेशन जो है ना, वो जो 1947 में पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, NWFP अभी खैबर पख्तूनख्वा और बंगाल का यूनियन हुआ था, वो फेडरेशन था। या अभी जो बाकी पाकिस्तान जो 4 सूबे अभी हैं, वो फेडरेशन है। जो लोग NFC का फैसला कर रहे हैं उन्हें फेडरेशन और फेडरल गवर्नमेंट में फ़र्क ही नहीं पता, पहली बात। दूसरी बात ये क्लियर कि देखें, जिस हुकूमत की लेजिटिमेसी नहीं है, वो इतना बड़ा फैसला जो है वो कैसे कर सकती है, जब उसने प्रोपेगेंडा भी पहले से शाया कर दिया कि हम तो 27वीं तरमीम में ये तरमीम कर रहे थे कि सूबों से वफाक के पास पैसे जाएं, चलें वो नहीं हुआ, हम 28वीं में कर देंगे। और ये भी साथ कहते हैं, ये ओपन बात है कि चाहे पीपल्स पार्टी की मर्जी हो या ना हो, हम सूबों से ये पैसे जो है वो लेंगे। आपका 17 सीट का मैंडेट है और आप ये फैसले कर रहे हैं, आप ये बातें जो है वो कर रहे हैं और करवा रहे हैं कि पाकिस्तान के 4 नहीं 12 नहीं 33 सूबे बनने चाहिए। क्यों आप हर मोड़ पे पाकिस्तान को इतने खतरे से दो चार करने की कोशिश कर रहे हैं? अब इसमें आप अगर जाएं, इसमें जो ये नैरेटिव है जिस पे कल मीटिंग होगी, जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है, मैं इनमें खैबर पख्तूनख्वा के पॉइंट्स भी बताऊंगा। वो ये कहते हैं कि वफाक के पास सिर्फ 42% शेयर जाता है और सूबों के पास 57.5% शेयर जाता है, और इसकी वजह से जो है वो वफाक कंगाल है, वफाकी हुकूमत कंगाल है, सारे पैसे सूबों के पास जाते हैं। सूबे पैसे स्पेंड करके भी नहीं स्पेंड कर सकते, उनके पास बड़े रिसोर्सेज हैं। तो सबसे पहला फैक्ट तो यह है कि सूबों का शेयर कहीं करीब से भी 57.5% नहीं है। हाँ, NFC अवार्ड में है, लेकिन मैं आपको 2 मिनट में साबित कर दूंगा, और इस पे पूरा मजमून हफीज पाशा साहब ने लिखा था 7 अक्टूबर को बिजनेस रिकॉर्डर में। उन्होंने कहा था कि सूबों का शेयर 45% से भी कम है 2024-25 में। वो कैसे? हम 25-26 का ही डेटा देते हैं। वफाक ने कहा है कि हमने 14.5 ट्रिलियन रुपए जमा करने, 14,500 अरब रुपए। उसमें से 1-2 चीज़ें निकल जाती है, जो आपका डिविजिबल पूल होता है वो 14,000 अरब रुपए का है, ठीक है, जो बटना है। उसमें से वो कहते हैं तकरीबन 8,200 अरब रुपए सूबों को जाते हैं, और ये जो है वो 57% हिस्सा हो गया। पहले तो ये कि वो 14,000 अरब का फिगर इसलिए है कि जो एक टैक्स होना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा पैदावार उस रिसोर्स की, ऑयल एंड गैस की, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान में है, उसको जो है वो टैक्स की फॉर्म में लगाने के बजाय पेट्रोलियम लेवी के फॉर्म पे लगा के वो सारा पैसा वफाक अपने पास रख लेता है। और ये कोई मामूली 100-200 अरब रुपए की अमाउंट नहीं है, ये 1500 अरब रुपए की अमाउंट है। तो जो एक्चुअल डिविजिबल पूल होना चाहिए वो 14,000 अरब नहीं 15,500 अरब होना चाहिए। दूसरा, जो 8,000 अरब रुपए आप सूबों को देते हैं, 1500 अरब तो आप उनको कहते हैं कि सरप्लस छोड़ें, इसको आप हाथ नहीं लगा सकते, तो वो सूबों के पास तो 6,500 अरब रुपए रह जाते हैं। तो असल में 15,500 अरब में 6,500 अरब सिर्फ जो है वो सूबों का शेयर है। ये 42% शेयर बनता है इस साल का, 42। ये पिछली NFC से कम बनता है, 5वीं NFC की मैं बात कर रहा हूं। और कितना कम करना है? आप इसके बाद भी 1,000 अरब रुपए ले लेंगे सूबों से, तो जब आप वो भी ले लेंगे, मैंने अभी आपको दिखाया एजुकेशन, हेल्थ में जो हमारा इन्वेस्टमेंट की हमारी ज़रूरत है, जब 1,000 अरब रुपए सूबों के पास और कम हो जाएंगे तो वो क्या पैसे लगाएंगे? तो क्या आपने पाकिस्तान की अगली साल रैंकिंग 120 में 130वीं करनी है? इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले तो ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल गलत है कि सूबों के पास 57% जो है वो जाता है। दूसरी बात, सूबे जो है वो बड़े, उनके पास बड़ा पैसा, ये मैंने आपको ऑलरेडी साबित कर दिया।
आप एजुकेशन देख लें, एजुकेशन पे पाकिस्तान का 2% GDP का लगता है, 2%। सारी रिसर्च कहती है कि डेवलपिंग ममालिक में 4% लगना चाहिए, यानी कि सूबों को एजुकेशन पे 2000 अरब रुपए मजीद लगाना चाहिए। जब आप जो है पैसा उनसे ले लेंगे तो वो तो 1 रुपए ज़्यादा नहीं लगा सकेंगे। इस तरह हेल्थ में, एजुकेशन में पाकिस्तान की 119वीं पोजीशन थी, हेल्थ में 97वीं पोजीशन है। हेल्थ पे पाकिस्तान का GDP का 1% पैसा भी नहीं लगता। जो एक्चुअल जो बेंचमार्क है डेवलपिंग कंट्रीज का वो 5 से 10% है। चले 5% तक तो हम जा ही नहीं सकते, 1 से 2% कर देते हैं GDP का। यानी हेल्थ पे स्पेंडिंग डबल होनी चाहिए। 1000 अरब रुपए ये मजीद बनता है। ये सूबे इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि मजीद पैसे हैं ही नहीं। 3000 अरब रुपए की तो सिर्फ यहां पे जरूरत है। कल डॉन की इतनी बड़ी पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस थी, वहां वर्ल्ड बैंक, IMF, फेडरल मिनिस्टर कह रहे थे कि पॉपुलेशन पे ज्यादा पैसे जो है वो लगाने चाहिए। तो कहां से लगाएं पैसे? तो आप खुद ले रहे हैं। देखिए, सिंपल सा मसला है। मसला ये नहीं है कि सूबों के पास पैसा ज्यादा है, मसला ये है कि पाकिस्तान के पास पैसा कम है। और पाकिस्तान के पास पैसा इसलिए कम है कि आप इन 4 साल में बिल्कुल 100 में से 200 नंबर लेके फेल हो चुके हैं। अगर इस NFC का कोई हल निकालना होता तो वो ये निकालना होता कि आपको मिल बैठ के नंबर 1 ये फैसला करना था कि सूबे और वफाक मिल के पाकिस्तान का रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, टैक्स नेट कैसे जो है वो ब्रॉडन कर सकते हैं कि ज्यादा लोगों पे कम टैक्स लगे। अगर ये NFC सही होता तो आप ये कहते कि ये जो मॉडल है जहां पे हमारी आधी से ज्यादा अखराजात जो हैं वो तनख्वाहों पे और पेंशन पे चले जाते हैं, कि इसका क्या मिल के हल निकालना है, क्योंकि वो अखराजात कम करने हैं। अगर आप IMF की रिपोर्ट ले लें, सिर्फ उसी को पकड़ लें, उसमें जो वहां तो वैसे लिखा था कि नैब कहती है कि सिर्फ 5300 अरब रुपए की करप्शन तो वो पकड़ती है, लेकिन अगर आप वो देखते हैं, उसने कहा कि सबसे ज्यादा करप्शन प्रोक्योरमेंट में होती है। मैंने अंदाज़ा लगाया था कि खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 500 अरब रुपए की प्रोक्योरमेंट जो है वो होगी, यानी पूरे पाकिस्तान में हर साल 2.5 से 3 हज़ार अरब रुपए की प्रोक्योरमेंट्स जो है वो होगी, करंट बजट, डेवलपमेंट बजट मिला के। इसमें से आप 20% जो है वो सेविंग करें, 600 अरब रुपए तो ये बनते हैं। NFC को इन चीज़ों पे डिटेल काम करना चाहिए। आप जब पैसा पहले से घर में कम है, एक फर्द जो है वो बाकियों से जो है वो पैसा ले ले, तो बाकी घर का मसला तो हल नहीं होता। लेकिन इनको समझ ही नहीं है, ये तो अब हर रैंकिंग ने साबित कर दी। इसमें एंड में मैं बात करना चाहता हूं छोटे सूबों की और खैबर पख्तूनख्वा की। छोटे सूबों की जनरली ये, क्योंकि उसमें सिर्फ सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इनका जो दारो मदार है और इनका जो पाकिस्तान से कनेक्शन है, इन फैसलों से बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि ये देखे जाए कि ये फेयर हो। लेकिन इनके साथ मैं गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की भी, आज़ाद कश्मीर की भी बात करूँगा कि सबसे पहला तो पाकिस्तान की सक्सेस ये होनी चाहिए कि इन सब एरियाज़ को जो है वो पैसा ज़्यादा जाए। ठीक, आप पैसा वापस लेने की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। दूसरी बात मैं ये करूंगा, जो सबसे बड़ी बात है, जो मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर साहब कल कहेंगे भी, ये NFC तो आइन और कानून के ही खिलाफ है, और वो भी मैं आपको बताता हूं कैसे। 31 मई 2018 को फाटा का इंजमाम हुआ, यानी हमारा आधा सूबा और फाटा के 60 लाख लोग, वो तो NFC का हिस्सा ही नहीं है। वो तो NFC में उनके लिए 1 रुपए भी नहीं शामिल। वो जो वादे असद कैसर साहब ने कहे वो तो छोड़े। और फिर 2017 का सेंसस हुआ, 2023 का सेंसस हुआ। ये NFC 1998 के सेंसस पे बना हुआ है, यानी आपकी आबादी के मुताबिक वो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो रहे। तो जो सबसे पहला काम होना चाहिए, अगर इस NFC को आइन कानून के मुताबिक बनाना है, तो जो वो एरिया है जिसमें का वॉर ऑन टेरर में ये 20 साल में पूरी पाकिस्तान में जितनी हलाकतें हुई हैं, शहादतें हुई हैं, जो 80,000 लोगों का हम फिगर देते हैं,
उस 60 लाख की फाटा की आबादी में 80,000 में से 40,000 से ज़्यादा शहादतें हुई हैं। उस 80,000 में 60,000 से ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा और फाटा को मिला के हुई हैं। उनका शेयर तो पहले दिन पूरा करें। अपने आप को इस्तिस्ना देने के लिए तो आपने 26वीं 27वीं तरमीम अदलिया को तबाह करने के लिए पास कर दी। उन बेचारे लोगों को तो उनका हक दे दें, एक दिन का काम है। पहला मुतालबा तो ये है। दूसरा मुतालबा ये है, मैं बार बार सुनता हूँ, बात होती है कि खैबर पख्तूनख्वा को बड़ा पैसा मिलता है, वॉर ऑन टेरर का बड़ा पैसा मिलता है, वॉर ऑन टेरर का बड़ा पैसा मिलता है। ये फैक्ट एक बार क्लियर कर दें, वो जो पैसा था वो कभी जो है वो किसी अलहदा मद में नहीं मिला। वो पैसा, और आप पिछली NFC देख लें, उसमें लिखा है कि खैबर पख्तूनख्वा का अगर हम नुकसान भरने लगें तो जितना पैसा हम दे रहे हैं उसका 10 गुना भी दें तो नुकसान नहीं भरेगा हर साल। इसको एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन ले लें। जो वॉर ऑन टेरर पे 90% खर्चा है वो हम खुद कर रहे हैं। वो वज़ीर आज़म हर बार पेशावर में आ जाते हैं, कहते हैं कि जी बड़ा हम आप पे एहसान कर रहे हैं, बड़ा आप पे एहसान कह रहे हैं। मत करें, इससे तलखियाँ बढ़ती हैं। और फाटा को हटा भी देना, स्पीकर साहब ये आपको भी पता नहीं होगा, खैबर पख्तूनख्वा की आबादी के मुताबिक फाटा के बगैर जो 13% से 15% पे बढ़ी है, वो वॉर ऑन टेरर के अलावा भी खैबर पख्तूनख्वा का शेयर ज़्यादा बनता है, उसमें भी खैबर पख्तूनख्वा खसारे में है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, लोगों का ट्रस्ट क्यों नहीं होता वफाकी हुकूमत पे छोटे सूबों में। ये आखिरी मैं बात करूँगा, फिर हलीम शेख साहब को देता हूँ। जब 1973 का आइन बना, उससे पहले बिजली और डैम बनाने का शोबा 1956 की आइन में सूबों के पास था। जब वो लिया गया, वफाक के पास दिया गया, तो कहा गया कि आप जो है वो सारा तरबेला डैम का मुनाफा आप रख लें, बिजली का सारा मुनाफा आप रख लें। 52 साल से हम मांग रहे हैं, आइन में लिखा है, AGN काजी फॉर्मूला में लिखा है। मुश्किल से जब बहुत शोर मचा देते हैं तो 25-30 अरब रुपए साल के मिल जाते हैं। जो हम तिजारत अफगानिस्तान के साथ कर देते हैं वो आपने खुद बंद कर दी है। जो हम इंडस्ट्री को कराची से, पंजाब से सस्ती बिजली, सस्ती गैस जो है वो हम देना चाहते हैं, वो आप कहते हैं कि पूरे मुल्क का रिसोर्स है। अभी आप मिनरल्स भी कह रहे हैं पूरे मुल्क का रिसोर्स है। तो जो उसके बदले में हमें पैसा आपने देना है वो तो दें। वफाके पाकिस्तान का मतलब कि चारों जो इसमें सूबे हैं, चारों जो हिस्से हैं वो बराबर है, इसलिए सेनेट में चारों सूबों की सीटें बराबर हैं। तो इंसाफ तो करें ताकि PTM जैसे और ये मारंग बलोच की मूवमेंट जैसे मूवमेंट्स ना उठे। तो इसलिए ये NFC इतना इंपॉर्टेंट इशू है, और इस पे ये मैं आपको पर्सपेक्टिव इसलिए देना चाह रहा था क्योंकि पाकिस्तान में इंसाफ तब होगा जब आप लोग, जो पाकिस्तान की प्रेस है, इस्लामाबाद की प्रेस है, तस्वीर के दोनों रुख पाकिस्तान के अवाम को दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।